अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लड प्रेशर असल में वो फोर्स है जो ब्लड आर्टरीज वॉल्स के अगेंस्ट लगा रहा होता है, जिसको कि हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर करते हैं, जिसकी 2 रीडिंग्स होती हैं। एक को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और दूसरे को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर एक्चुअली हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर होता है उसको कहा जाता है, जबकि जब हार्ट रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द डे ह्यूमन का वेरी करता रहता है। हाइपरटेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द ब्लड प्रेशर हायर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी अगर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन के ज़ुमरे में कंसिडर किया जाता है। जबकि जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। डायग्नोसिस कैन मेड व्हेन एदर और बोथ रीडिंग्स आर हाई। अगर इन दोनों यानी 120 और 80 दोनों रीडिंग्स अगर हाई हों या दोनों में से कोई एक हाई हो तो उस उनकी हेल्प से, उनकी डायग्नोसिस से हम हाइपरटेंशन को डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें इसी चीज़ को बताने की कोशिश की गई है। इसमें अगर आप देखें तो बॉटम पर आपको ये डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो मिल रहा है, यानी हार्ट जब रिलैक्स करेगा तो जो प्रेशर होगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और इस साइड पर आपको ये सिस्टोलिक प्रेशर की मेजरमेंट मिल रही है जो कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी में लिखी गई हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो 90/60 की जो रेंज है ये लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आती है, और अगर 120 से 80 नॉर्मल या आइडियल ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाता है, जबकि 140 से 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो ब्लड प्रेशर है ये प्री हाई ब्लड प्रेशर के ज़ुमरे में जो है वो शुमार किया जाता है। बट अगर ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाए, राइज कर जाए, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाता है, और 190 से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो ब्लड प्रेशर है वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है। फैक्टर्स रेगुलेटिंग दी ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर को हम किन फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। सबसे पहले डाइट आ जाती है। हाई सोडियम, लो पोटाशियम एंड हाई सैचुरेटेड फैट इनटेक एलिवेट द ब्लड प्रेशर। अगर आपकी डाइट के अंदर हाई सोडियम मौजूद है, लो पोटाशियम है और सैचुरेटेड से हाई सैचुरेटेड फैट इनटेक आप कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को राइज करने का, एलिवेट करने का बायस बनेंगी। फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ एक्सरसाइज इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और लैक ऑफ एक्सरसाइज का है तो उसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का रिस्क इंक्रीज होता चला जाता है। इसी तरह वेट की अगर हम बात करें तो अगला कंट्रोलेबल फैक्टर वेट है। ओवर वेट एंड ओबेसिटी
बोथ रेज द ब्लड प्रेशर, दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस कैन कॉज टेम्पररी इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस की वजह से जितना अर्सा स्ट्रेस मौजूद रहेगा वो स्ट्रेस फैक्टर ब्लड प्रेशर को टेम्पररी इंक्रीज कर देंगे उतने ड्यूरेशन के लिए। स्ट्रेस एलिवेट होने पर या रिलीज होने पर ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। स्लीप, पुअर स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब्स द रेगुलेशन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से मेडिकेशंस हैं, सम ड्रग्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जिनको चेंज करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है या कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर रेगुलेट किया जा सकता है। अब हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और बट वो ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। जिनमें एक तो एज है। एज ऑब्वियसली एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। जैसे जैसे एज इंक्रीज करती जाती है तो ब्लड प्रेशर का रिस्क भी इंक्रीज करता चला जा रहा होता है। जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री इन्फ्लुएंसेस दी हाइपरटेंशन रिस्क। फैमिली हिस्ट्री में अगर हाइपरटेंशन मौजूद है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी इन्फ्लुएंस करेगी, उसका रिस्क इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह मेडिकल कंडीशंस हैं, सम किडनी डिजीज़ हैं, थायराइड इश्यूज हैं एंड स्लीप एपनिया है। these मेडिकल कंडीशंस इफेक्ट दी ब्लड प्रेशर। स्लीप एपनिया क्या है कि एक शख्स है वो स्लीप लेता है बट बीच में उसकी ब्रीदिंग जो एक्टिविटी है वो स्टॉप होने की वजह से या स्नोरिंग की वजह से वो उसकी स्लीपलेस कंडीशन रहती है और वो अपनी जो है वो पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप ले रहा होता है। तो इसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं रहता। अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनमें बैरोरिसेप्टर्स आ जाती हैं। बैरोरिसेप्टर्स जैसा कि आपको पता है कि दीज आर दी बैरोरिसेप्टर्स मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर की चेंजेस को सेंस करते हैं और फिर इनको वेजल कंस्ट्रक्शन और हार्ट रेट की मदद से रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट है, जितना हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करेगा पर हार्ट बीट, वो भी ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजल डायमीटर एंड ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी और वेजल डायमीटर जो हैं ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं जो कि फिर ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ब्लड वॉल्यूम है, टोटल ब्लड वॉल्यूम जो कि सर्कुलेशन के अंदर मौजूद होता है, दिस आल्सो इम्पैक्ट्स द ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ब्लड विस्कोसिटी खुद ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट कर रही होती है। जितना ब्लड थिकर होता चला जाएगा उतना ही प्रेशर भी इंक्रीज़ करता चला जाएगा। हाइपोटेंशन की अब हम बात कर लेते हैं। ये तो वो सारे फैक्टर्स थे जो कि ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अलावा थे जो कि ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, जिनमें बैरोरिसेप्टर्स आ गए, कार्डिक आउटपुट आ गई, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो पर हार्ट बीट पंप किया जा रहा है सर्कुलेशन के अंदर। इसके अलावा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आ गई। फिर हमने ब्लड वॉल्यूम देख लिया कि टोटल ब्लड वॉल्यूम सर्कुलेशन के अंदर कितना है, वो भी बीपी को इफ़ेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। ब्लड विस्कोसिटी होगी कि ब्लड थिकर होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा। तो ये सारे वो अदर फैक्टर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन को जो है वो वेरी कर रही होती हैं या चेंज कर रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं हाइपोटेंशन की तरफ। पहले हमने हाइपरटेंशन के बारे में बात की है, अब हम हाइपोटेंशन का जिक्र कर लेते हैं। हाइपोटेंशन मीन्स हाइपर मीन हाई था कि ब्लड प्रेशर का हाई कर जाना, तो हाइपोटेंशन का मतलब है हाइपो मीन लो, यानी लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन का नाम देते हैं।
अगर हम डिफाइन करें तो ब्लड प्रेशर लोअर देन 90/60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज कॉल्ड दी हाइपोटेंशन। यानी 90/60 मिलीमीटर से अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो इसको हाइपोटेंशन के कैटेगरी के अंदर फॉल किया जाएगा। occurs when the force of blood artery walls is too low। तब होगा जब ब्लड आर्टरी वाल्स जो फोर्स लगाएंगी ब्लड के ऊपर वो बहुत लो होगी, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी लो होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम हाइपोटेंशन का नाम देना शुरू कर देंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम दी हाइपरटेंशन एंड कार्डिक प्रॉब्लम्स का अब हम जिक्र कर लेते हैं कि कैसे बचा जाए हाइपरटेंशन से, और फिर हाइपरटेंशन की वजह से जो कार्डिक इश्यूज जनरेट हो रही हैं या कार्डिक प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, उनसे किस तरह से प्रोटेक्शन की जा सकती है। सबसे पहले आ जाएगा हार्ट हेल्दी डाइट, कि हम ऐसी डाइट लें जो हमारे दिल के लिए, हमारे हार्ट के लिए बेहतर है, हेल्दी डाइट है। उसमें अब क्या शामिल होगा उसका ज़रा बात कर लेते हैं हम। ऐसी डाइट जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स मौजूद हों, उसको हम हार्ट हेल्दी डाइट का नाम देंगे। लीन प्रोटीन वो डाइट जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और फैट कम हो, उसको हम लीन प्रोटीन्स का नाम दे देते हैं। इसके अलावा ये डाइट जो है हेल्दी डाइट, हार्ट हेल्दी डाइट में जो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स हैं वो उनको लिमिट किया जाएगा टू रिड्यूस दी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है, ताकि उसको लिमिट किया जा सके। इसके बाद रिड्यूस द सोडियम इनटेक टू हेल्प दी लोअर ब्लड प्रेशर, वो डाइट जिसमें सोडियम का इनटेक कम से कम हो ताकि ब्लड प्रेशर को लोअर रखा जा सके और हाइपरटेंशन से बचा जा सके। इंक्लूड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लाइक लीफी ग्रीन्स एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, जो फलीदार आपकी वेजिटेबल्स हैं, फलियां हैं, उन वो शामिल हों आपकी डाइट के अंदर। ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होगी, तो ये आपके हार्ट के लिए सारी की सारी एक हेल्दी डाइट होगी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगला पॉइंट है। एम्स फॉर 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट और 75 मिनट्स पर वीक ऑफ द विगरस एक्टिविटी, यानी आप पर वीक 150 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी करें या 75 मिनट पर वीक की विगरस एक्टिविटी अगर कर रही हैं, तो ये रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होगी आपकी, जो कि आपको हाइपरटेंशन के इशू से बचा कर रखेगी। इंक्लूड दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू बूस्ट द मेटाबॉलिज्म एंड मैनेज द वेट। इसके अलावा मेंटेन हेल्दी वेट, यानी अगला जो हमारा पॉइंट होगा कि आपने वेट अपनी बॉडी का ऐसा रखना है जो कि आपको हाइपरटेंशन से बचाए। यूज़ द BMI टू असेस द हेल्दी वेट। बॉडी मास इंडेक्स जो आपका होता है कि आपके बॉडी मास के अकॉर्डिंग कितना आपका वेट होगा, वो इंडेक्स आप यूज़ करके अपने हेल्दी वेट को असेस कर सकते हैं कि आपका वेट, हेल्दी वेट कितना होना चाहिए। कंबाइन डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर वेट कंट्रोल, कि अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को दोनों को कॉम्बिनेशन से अपने वेट को कंट्रोल करें। ये नहीं कि जस्ट एक्सरसाइज करते चले जा रही हैं बट डाइट कंट्रोल नहीं की जा रही, या जस्ट डाइट कंट्रोल हो रही है और एक्सरसाइज या एक्टिविटी आपने लिमिट की हुई है, तो वेट किसी एक फैक्टर से कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन से, डाइट एंड एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से वेट कंट्रोल किया जाएगा, जो जिससे कि हाइपरटेंशन पर कंट्रोल किया जा सकता है और कार्डिक प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। हेल्प रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। क्विट स्मोकिंग अगला फैक्टर है, आपने स्मोकिंग क्विट करनी है। स्मोकिंग डैमेजेस द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। क्विटिंग स्मोकिंग ग्रेटली इम्प्रूव्स द हार्ट हेल्थ। अगर आप स्मोकिंग क्विट कर देते हैं तो वो आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। ये तो वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए से हम हाइपरटेंशन से और कार्डिक इश्यूज से या प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
ये हमारे आज के दोनों टॉपिक हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन थे। हाइपरटेंशन मीन ब्लड प्रेशर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर से, जो कि 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, उससे ब्लड प्रेशर का राइज कर जाना, जो कि हाइपरटेंशन में आ जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन में आ जाता है। तो ये दोनों टॉपिक्स और इनके साथ रिलेटेड फैक्टर्स जो कि कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल हैं और प्रिकॉशंस, वो सारी हमने देखी। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।